हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो हम अपने इस चैनल पर अपने एनसीएफ एफएस को कर रहे थे, जिसका हम 1.2 कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट चैप्टर की। आज हम 1.3 करेंगे। देखो गाइस, वीडियोस फर्स्ट चैप्टर की मैंने सोचा था 1 या 2 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी, बट वो कंप्लीट ना होने का कारण ये है कि हमारे इस फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम कुछ भी स्किप करके नहीं चल सकते। हमें हर एक खंड को जैसे 1.1 हो गया, 2 हो गया, अच्छे से कवर करना पड़ रहा है। अब मैं जल्दबाजी में आपको करवा दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके क्वेश्चन नहीं फंस पाएंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी, बट आपका क्वेश्चन तो फंसे, एटलीस्ट जो आप कर रहे हैं उससे आपका मार्क्स तो बन पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हर एक यूनिट में हर एक खंड करेंगे, तो आप अच्छे से अपनी इन वीडियोस को कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। एनईपी 2020 का विजन क्या था, उसको आज हम देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय इथोस, लोकचार, लोक नीति, मूल्यों पर आधारित है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए दृष्टि देती है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके भारत को एक न्याय संगत और जीवन ज्ञान समाज में सतत रूप से रूपांतरित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी और इस तरह भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाएगी। मतलब सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है हमारी एनईपी 2020 ने। नीति में यह परिकल्पना की गई कि हमारे संसाधनों की पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र विद्यार्थियों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान की भावना विकसित करे। मतलब बच्चों को पता हो कि उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, उनके संवैधानिक मूल्य क्या हैं, और वो उनका आदर कर पाए। अपने देश के साथ जुड़ाव और बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति सचेत जागरूक विकसित करें। मतलब बच्चों को हमें ब्रॉड विजन उनका डेवलप करना है ताकि वो समाज, देश को भी समझ सकें। नीति का विजन क्या था? अब शिक्षार्थियों के बीच केवल विचार नहीं बल्कि आत्मा, बुद्धि, कार्यों में भी भारतीय होने का गहरा गर्व पैदा करें कि वो भारतीय हैं। इस बात पर हर एक जो भी बच्चा है वो गर्व महसूस करे। उन्हें भारतीयता के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। साथ ही ऐसे ज्ञान, कौशल, मूल्य और स्वभाव को विकसित करना जो मानव अधिकार, सतत विकास एवं रहन सहन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता को आधार संबलम दे ताकि वे एक सच्चे वैश्विक नागरिक बन सकें। अब एनईपी 2020 के समग्र सिद्धांत क्या थे? अब क्या प्रिंसिपल्स थे हमारी एनईपी 2020 के, उसको हम देखते हैं। एनईपी 2020 कहती है कि शिक्षा का लक्ष्य अच्छे इंसान का विकास करना है, जो विवेकशील, तर्कसंगत विचार को और कर्म में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति मतलब सिंपैथी हो, और साहस और लचीलापन, फ्लेक्सिबल वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक नजरिया हो उसका, रचनात्मक कल्पना शक्ति, साथ ही साथ ठोस नैतिक आधार और मूल्य हो। इसका लक्ष्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय संगत, समावेशी, बहुलतावादी समाज के निर्माण के लिए संलग्न, उत्पादक और योगदान करने वाले नागरिकों को तैयार करना है। एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जहां हर विद्यार्थी का स्वागत होता है और देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और स्टिमुलेटिंग सीखने का माहौल होता है। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि बच्चों के लिए एनईपी 2020 ने कैसे शैक्षणिक संस्थान को बढ़ावा देने की बात की है, तो ऑप्शन में टिक करना है कि वो सुरक्षित हो और स्टिमुलेटिंग, फुर्तीदायक हो, जहां सीखने के ढेर सारे अनुभव उपलब्ध हों, जहां सभी को सीखने के लिए अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हों। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान का यह लक्ष्य होना चाहिए कि उनका संस्थान सभी विद्यार्थियों में उपलब्ध करा पाए। हालांकि इसी के साथ साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के सभी चरणों के एकीकरण व समन्वय भी होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेट रूप करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। अब यहाँ एनईपी 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। अकादमिक और गैर अकादमिक, मतलब कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही क्षेत्रों में विद्यार्थियों को समग्र विकास को बढ़ावा देना है। मतलब बच्चा जितना स्टडी में अच्छा हो उतना ही उसे प्ले, अदर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमें इंक्लूड करवाना है। दूसरा पॉइंट है, सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात की है कि कक्षा 3 तक सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता संख्या मतलब FLN, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का ज्ञान हासिल कर सके। 3rd क्लास तक हर एक बच्चा फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का ज्ञान हासिल कर सके।
लचीलापन, ताकि विद्यार्थियों के पास अपने सीखने के रास्ते कार्यक्रमों में चुनने की योग्यता और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके। मतलब हर एक बच्चे की सोच फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कला, विज्ञान, पाठ्यचर्या संबंधी पाठ्येतर गतिविधियां, व्यावसायिक और अकादमिक धारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग न हो, ताकि सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच नुकसानदायक पदानुक्रम व यह लंबी दीवार उसे हटाए सके। मतलब जैसे कि आर्ट और साइंस है तो हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे में इंटीग्रेटेड मिलकर पढ़ाया जाना है। ये नहीं कि आर्ट बिल्कुल अलग है, साइंस बिल्कुल अलग है, नहीं, सबको इंटीग्रेटेड रूप में करके पढ़ाना है हमें। एक बहुविषयी दुनिया में समस्त ज्ञान की एकात्मकता और अखंडनात्मक सुनिश्चितता करने के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल सभी में बहुविषयक और समग्र शिक्षा, वही बात है बहुविषयक, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी है। अवधारणात्मक समझ पर जोर हो, न कि रटने और परीक्षा के लिए जोर हो। बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, न कि रोट लर्निंग या एग्जामिनेशन पर ही फोकस हो। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग हो, बच्चे की इनोवेशन वो कर सके के लिए अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि की समझ बच्चे में हमें डेवलप करनी है। आचार नीति, एथिक्स और मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य जैसे समानुभूति, मतलब जैसा दूसरा बच्चा अगर दुखी है तो हम भी उसके शूज में खुद को पुट करके देख सकें, उसे कहते हैं समानुभूति। दूसरे का सम्मान करना, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समता और अन्याय, ये सभी मूल्य हमें बच्चों में देने हैं। शिक्षण और सीखने में बहुभाषावाद और भाषा की ताकत को बढ़ावा देना है। क्लासरूम में मल्टी डिसिप्लिनरी लैंग्वेज का हमें यूज करना है। जीवन कौशल जैसे कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, सहयोग, समूह में काम और लचीलापन को बढ़ावा देना। सीखने के लिए नियमित आकलन, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लासरूम के बीच में होता है, और योगात्मक आकलन जो एंड में होता है, दोनों को बढ़ावा देना है। शिक्षण और अधिगम में तकनीकी का अधिकाधिक उपयोग करना है, मतलब कि हमें ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बच्चों के लिए यूज करना है। विविधता का सम्मान करना है, जो हम NS में बहुत अच्छे से पढ़ सके कि डाइवर्सिटी को हमें सेलिब्रेट करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विद्यार्थी शिक्षा व्यवस्था में कामयाब हो सकें, सभी शैक्षणिक नीतियों की आधारशिला के रूप में समता और समावेशन को, मतलब इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देनी है। बाल्यावस्था में देखभाल, शिक्षा और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में तालमेल हो, हर एक लेवल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, ना कि पहले प्री प्राइमरी में बच्चे ने कुछ पढ़ा, सेकेंडरी में वो कुछ पढ़ रहे, नहीं, सभी में तालमेल होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में शिक्षक और सांख्य सदस्य, उनकी भर्ती, निरंतर पेशेवर विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवाओं की शर्तें, मतलब टाइम टू टाइम टीचर को फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रखना, सारी चीजों को ध्यान रखना है हमें। ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षणिक ढांचे की ईमानदारी, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरल किंतु कसी हुई नियामक रूपरेखा, साथ ही साथ स्वायत्त सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे सोच पाए। उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए अति आवश्यक उत्कृष्ट शोध, शैक्षणिक विशेषज्ञों द्वारा नियमित आकलन और सतत अनुसंधान के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, मतलब टाइम टू टाइम हम बच्चे का असेसमेंट कर सकें। आप इस NCF को पता है क्या करें, इसके जेरोक्स निकलवा लें, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको हमारे WhatsApp ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लें। और आप इसकी जेरोक्स निकलवा लेंगे ना, मतलब फोटोकॉपी, तो आप इस वीडियो को देखते देखते वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं और खुद से भी एग्जाम टाइम में खुद से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही NIS की, ऐसे ही NCF की, इनकी जेरोक्स निकलवा लें, ताकि आपको लिखने में या नोट्स बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भारतीय बुनियादी गौरव और उसकी समृद्धि, विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली एवं परंपराएं, मतलब हमें भारतीय परंपरा को लेकर चलना है। ये नहीं कि हमें बच्चों को उन बातों से अवगत नहीं कराना, बहुत अच्छे से अवगत कराना है। शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवा, अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बस प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार माना जाना चाहिए, कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका अधिकार है। NEP 2020 में हुए प्रतिमान परिवर्तन जो NCF के मार्गदर्शक हैं, मतलब NEP 2020 में कुछ परिवर्तन हुए जिसका NCF को गाइडलाइंस मिली, जिससे, तो वो क्या है।
पहला है एक अधिक बहुविषयक और समग्र शिक्षा की ओर बढ़ना, मतलब कि ट्रांजिशन टू अ मोर मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ हमें बढ़ना है। सभी डिसिप्लिन्स को इंक्लूड करके चलना है और होलिस्टिक एजुकेशन को पढ़ाना है। उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल में पॉइंट्स में बताया गया है। लक्ष्य अच्छे इंसान का विकास करना है, ऐसा इंसान जो ठोस नैतिक और भारतीय आधार लिए हुए करुणा और मानवता तथा साहस और रचनात्मक कल्पना शक्ति के साथ स्वतंत्र रूप से विवेकशील तर्कसंगत विचार और कर्म कर सके। बच्चे की सभी क्षमताओं बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषा, खेलकूद, व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत जोर देना है। आपने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट पर जोर देना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। कला और विज्ञान में अकादमिक और व्यावसायिक पढ़ाई में पाठ्यचर्या संबंधी और पाठ्येतर गतिविधियों के कड़ा विभाजन ना हो। ये ना हो कि बिल्कुल अलग अलग है, जो बात हमने पहले पढ़ी, सभी इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाए जाने हैं। विद्यार्थियों के पास कला, मानविकी, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों के विषयों का अध्ययन करने के लिए विकल्प होंगे और चयन करने की आज़ादी होगी। मतलब बच्चा अपने अनुसार सब्जेक्ट चुन सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। आवश्यक ज्ञान और कौशल जो भी विद्यार्थियों को सीखना चाहिए उनमें शामिल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सौंदर्यात्मक और कला, मौखिक और लिखित संप्रेषण, नीतिगत तर्क, टिकाऊ रहन सहन, भारतीय ज्ञान प्रणाली, डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटिंग सोच, देश के बारे में ज्ञान, करंट अफेयर, दुनिया के साथ उपस्थित मुद्दों से बच्चों को अवगत कराना है हमें। दूसरा पॉइंट क्या था? रटने की बजाय समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन पर जोर देना, मतलब ट्रांजिशन टू अ एम्फसाइज ऑन क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग रेदर देन रॉट लर्निंग, कि बच्चे की हमें क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना है, ना कि बच्चा रटा रटाए उत्तर दे, रटे रटाए बातों पर विश्वास करे, नहीं, अपनी भी उसको सोच लगानी है। विद्यार्थी विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की क्षमता पैदा करे, चर्चाओं में भाग ले, बोलने, लिखने और 21वीं सदी के अन्य कौशलों में कुशल रूप से बने और सीखने में उन्हें क्या सीखना है ये उन्हें पता हो। तो मेन पॉइंट हमें यही याद रखना है कि पहला क्या था कि एक अधिक बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन को बढ़ावा देना है। दूसरा, रटने की बजाय क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग पर जोर देना है। एक नई पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय संरचना की ओर बढ़ना है, ट्रांजिशन टू अ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। ये मैंने निमोनिक लिखा है, FPMS, F से फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज कौन से कौन सी क्लास तक है, अगर आपको ये पता है, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। देखो मैं इसको शॉर्ट वीडियो में बना के आपके लिए डालूंगी, याद से आज ही बनाऊंगी, इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत क्लियरिटी से पता होना चाहिए कि फाउंडेशन स्टेज में कितने साल से कितने साल तक का बच्चा होगा और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास में बच्चा होगा। ये इस वाले नियम पर आधारित है। देखो 5+3+3+4, फाउंडेशन स्टेज 5 साल की, प्रिपरेटरी 3 साल, मिडल 3 साल और सेकेंडरी 4 साल की। तो ये 5+3+3+4, 5 3 का क्यूब 4, ये वाला है, ठीक है। तो इसकी तरफ हमें बढ़ना है। जो पहले हमारा 10+2 था ना, वो अब नहीं रहा, अब क्या हो गया है 5+3+3+4। फाउंडेशन स्टेज लचीलापन हो, बहुस्तरीय खेल आधारित शिक्षण हो। प्रिपरेटरी स्टेज में कुछ औपचारिक अंतःक्रिया आधारित कक्षा के साथ साथ खोज और गतिविधि आधारित अधिगम हो, ताकि पढ़ने, लिखने, बोलने, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित आदि सीखने के लिए एक ठोस बुनियाद तैयार हो सके। मिडल स्टेज हमारी 6th से 8th क्लास तक की है। यह शिक्षण शास्त्रीय और पाठ्यचर्या की शैली वैसी ही होगी जैसे कि प्रिपरेटरी स्टेज में है, लेकिन यहाँ और विषयों से परिचय और उनका ज्यादा अमूर्त, मतलब एब्स्ट्रैक्ट सोच पर बढ़ावा दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज जहाँ बच्चा हमारा कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होगा, 9 to 12th क्लास तक होगा, 4 साल का। 4 साल तक विषयों का गहराई से और बहुविषयक अध्ययन, विश्लेषणात्मक चिंतन पर फोकस, जीवन की आकांक्षाओं पर ध्यान और विद्यार्थियों के लिए विषयों के विकल्प और चुनाव में लचीलापन। NEP 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्य क्या हैं? अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हासिल किए जाने चाहिए। ये हमारी NEP 2020 ने कहा है। सभी बच्चों के द्वारा दिए गए क्षेत्रों में इष्टतम प्रतिफल हो। कौन कौन से क्षेत्र में देखना है हमें? शारीरिक और गत्यात्मक, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, सामाजिक भावनात्मक नैतिक मतलब सामाजिक सोशल, इमोशनल और मोरल,
सांस्कृतिक और कलात्मक, कल्चरल और एस्थेटिक, आपसी संवाद और शुरुआती भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान, इन सभी एस्पेक्ट पर ध्यान देना है। संस्थाओं द्वारा लचीले, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, जांच आधारित शिक्षा, जिसमें भाषा, संख्या ज्ञान, गिनना, इंडोर आउटडोर, पहेली और तार्किक सोच, समस्या समाधान, ये सभी चीजें करवाई जाएंगी। NEP 2020 कहती है कि फाउंडेशन स्टेज 3 to 8 ईयर तक का है, यानी 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर कक्षा 2 तक की शिक्षा शामिल है। इसमें 6 वर्ष तक का बच्चा कक्षा 1 में होगा। ये देखो, ये पॉइंट अच्छे से रट लो। वैसे मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन स्टेज में 3 to 8 ईयर का बच्चा होगा, 5 वर्ष की है ये पूरी, और फर्स्ट क्लास में कितने साल का बच्चा होगा? 6 साल का, 6 साल का। NEP 2020 के संदर्भ में फाउंडेशन स्टेज के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है? अब इन्हें स्पेशली फाउंडेशन स्टेज के लिए क्या कहा? हर एक बच्चा सीखने का सामर्थ्य रखता है, चाहे उसका जन्म या पृष्ठभूमि कोई भी हो। हर बच्चा अलग है और अपनी गति से बढ़ता है, सीखता है और विकसित होता है। ये इसी के अंदर के पॉइंट है। इनको आप देखो, स्क्रीनशॉट लो, इजीली पढ़ सकते हो, समझ आ जाएगा आपको। बच्चे नैसर्गिक शोधकर्ता होते हैं, उनके पास जबरदस्त अवलोकन कौशल होता है। वे खुद अपने सीखने के अनुभव के निर्माण करता होते हैं और अपनी भावना और विचारों को अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इस बात को समझने में कोई तकलीफ हुई आपको? बिल्कुल नहीं। कि बच्चा एक नैसर्गिक शोधकर्ता, एक रिसर्चर है, जिसके पास एक खुद ऑब्जर्व, हर एक बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है, अपनी समझ के अनुसार अपनी समझ विकसित कर सकता है। तो समझ आया? अब जैसे ये पॉइंट है, खेल और गतिविधियां बच्चों के सीखने और विकास में प्रमुख तरीके होते हैं। बच्चे को अपने वातावरण को अनुभव करने, उसकी पड़ताल करने और उसके साथ प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। अब ये नॉर्मल सी बात आपको इजीली समझ आ जाएगी, इसलिए मैं इनको पढ़ पढ़ के अब आपको इस वीडियो में क्या समझाऊं, उसका कोई तुक नहीं बनता। जो चीजें थोड़ी समझने में मुश्किल है, वही चीजें हम आपको करवाएंगे, ताकि आपका टाइम भी सेव। फाउंडेशन स्टेज में एक एकल पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय चरण है, जिसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 5 साल का लचीला बहुस्तरीय खेल आधारित गतिविधि आधारित शामिल होगा। ये याद रखना, फाउंडेशन स्टेज एक एकल पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय चरण है। NEP 2020 इन प्रारंभिक वर्षों को विकास और सीखने की दृष्टि से काफी अहम मानती है। इन वर्षों के दौरान शिक्षा में बुनियादी क्षमता और कौशल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसमें संज्ञानात्मक, भाषा संबंधी और सामाजिक भावनात्मक कौशल शामिल है। इन सभी के विकास के लिए प्रारंभिक वर्ष सबसे संवेदनशील अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों के अकादमिक पढ़ने और लिखने और संख्यात्मक सीखने के लिए आधार तय करते हैं, और बच्चों जैसे जैसे परिपक्व होते हैं, साथ ही साथ आजीवन सीखने के बुनियादी भी प्राप्त करते हैं। NEP की प्राथमिकताओं पर शुरुआती नई पहल, निपुण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, इसमें बात करेंगे। निपुण के बारे में बात करेंगे। निपुण की सबसे पहले फुल फॉर्म बिल्कुल रट लेना टिप्स पे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण कब आया था? 2021 में शुरू हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल NEP 2020 द्वारा निर्देशित यह देश में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। NEP 20 किस लिए आया? FLN के लिए, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में साक्षरता प्राप्त कर सके हर एक बच्चा, उसके लिए आया था। निपुण भारत का लक्ष्य 2026-27 तक देश के सभी बच्चों को कक्षा 3 तक FLN प्राप्त करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, निपुण का क्या सपना था, क्या लक्ष्य है? 2026-27 तक देश के सभी बच्चों को 3rd क्लास तक FLN का हमें प्राप्त करवा देना है। इसको खुद पढ़ लेना, मेन यही था। विद्या प्रवेश, NEP 2020 सभी बच्चों के लिए FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दे रही है। विद्या प्रवेश का आधार FLN पर दिया गया, यह जोर ही है। मतलब विद्या प्रवेश का भी फोकस क्या है? FLN पर फोकस। नीति इस बात पर चिंतक व्यक्त करती है कि चूंकि हम सभी हर एक तरह से ECC उपलब्ध नहीं करवा सकते, हर एक बच्चे को ECC उपलब्ध नहीं करवा सकते, सार्वभौमिक पहुंच नहीं है, इसलिए बच्चे का एक बड़ा हिस्सा कक्षा 1 में पहले कुछ हफ्तों के भीतर ही पिछड़ जाता है। मतलब क्लास 1 में एडमिशन तो ले लेते हैं, बट फिर पिछड़ जाते हैं। सीखने में आई कमी को दूर करने की मदद के 3 महीने का 3 मंथ्स का खेल आधारित स्कूल तैयार मॉड्यूल एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रस्तावित किया गया। मतलब 3 मंथ का क्लास फर्स्ट में बच्चा जाएगा, उससे पहले एक 3 मंथ की क्लास विद्या प्रवेश का है, जिसे 3 मंथ की क्लास चलाएंगे हम, जो खेल आधारित होगी।
विद्या प्रवेश कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा, विद्या प्रवेश किसने विकसित किया? एनसीईआरटी द्वारा, याद रखना। जो क्या था, 3 मंथ का प्रोग्राम है, क्लास 1 से पहले का। इसका ट्रांजेक्शन 3 महीने तक किया जाएगा। इसमें हर एक बच्चा स्कूल के माहौल से परिचय होगा कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, अपने आप पर ध्यान करने से संबंधित अनुभव प्राप्त करेगा। पूरे दिन के 4 घंटे होंगे, मतलब 3 मंथ का प्रोग्राम है और 4 हावर के लिए होगा। पूरे दिन में 4 घंटे उसे पढ़ाया जाएगा, मतलब एनवायरनमेंट से अवगत करवाया जाएगा। नीतिगत मूल्य और सांस्कृतिक विविधता को सीखना और भौतिक, सामाजिक, प्रकृति वातावरण से अवगत कराना। गणित, भाषा, साक्षरता बुनियादी निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें निपुण भारत में निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को भी ध्यान में रखा गया है। मतलब विद्या प्रवेश ने निपुण के लक्ष्यों को भी ध्यान रखा है। होप आपको विद्या प्रवेश समझ आ गया होगा। बाल वाटिका, एनईपी 2020 कहती है कि 5 वर्ष की आयु से कम उम्र का प्रत्येक बच्चा प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले की है, जिसमें एक योग्य ईसीसी शिक्षक होगा। एनईपी 2020 कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा प्रिपरेटरी या बाल वाटिका में होगा, जो कक्षा 1 से पहले का होगा। बाल वाटिका कार्यक्रम कक्षा 1 से पहले 1 साल के कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है। बाल वाटिका 1 ईयर का प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य खेल आधारित अप्रोच के जरिए बच्चों को संज्ञानात्मक और भाषाई दक्षता के लिए तैयार करना है। ये दक्षताएं पढ़ना, लिखना और सीखने और संख्या समझ विकसित करने के लिए पूर्व शर्त है। बाल वाटिका के साथ साथ प्री स्कूल के 3 वर्षों के लिए भी दिशा निर्देश और प्रक्रिया विकसित की गई है। निष्कर्ष, यह एनसीएफ का उद्देश्य एनईपी 2020 के लक्ष्यों को मद्देनजर फाउंडेशन स्टेज के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना है। मतलब एनसीएफ का भी उद्देश्य है कि एनईपी 2020 ने जो दिशा निर्देश दिए उनको हमें फॉलो करना है। इस पाठ्यचर्या को तैयार करने में ईसीसी क्षेत्र में एक व्यापक विश्वव्यापी शोध, भारत की समृद्ध ईसीसी परंपरा और हाल ही में शुरू की गई पहले जैसे निपुण भारत विद्या प्रवेश को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि भारत के सभी बच्चों के लिए बाल्यकाल देखभाल और सीखने के पारिस्थितिक तंत्र दुनिया में सबसे आगे हो। मतलब ईसीसी को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया है। होप आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। इम्पोर्टेंट था बहुत। अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। अपना एनसीएफ अब हम एफएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं अपनी कौन सी सीरीज शुरू करेंगे। पहले